वेलकम क्लास। आज के इस एक्सप्लेनर लेक्चर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लिटरेचर और मीडिया स्टडीज के बिल्कुल सेंटर में है। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। एक तरफ देखें तो सच्चाई को बाहर लाने का ये शायद सबसे पावरफुल टूल है, लेकिन दूसरी तरफ इतिहास के कई महान विचारकों के लिए ये एक डरावना और विरोधाभासों से भरा एक्सपीरियंस रहा है। तो आज हम इसी अजीब से पैराडॉक्स की गहराइयों में उतरने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आज के लेक्चर के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे द इंटरव्यू पैराडॉक्स से, फिर बात करेंगे साइकोलॉजिकल थ्रेट और मीडिया की ताकत की। उसके बाद हम उम्बर्टो इको की केस स्टडी देखेंगे, उनकी इंटरस्टेसिस की थ्योरी को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे टाइमिंग के रहस्य पर। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द इंटरव्यू पैराडॉक्स। ये एक ऐसा टूल है जिसने धीरे धीरे खुद को हमारे समाज के लिए इतना ज़रूरी बना लिया है कि आज हम इसके बिना मीडिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। ज़रा सोचिए, इंटरव्यू का आविष्कार 130 साल से भी पहले हुआ था, है ना? कमाल की बात। आज हमें ये बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन इस एक सदी से भी लंबे इतिहास में इंटरव्यू किसी भी इंसान के विचारों और उसकी सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाने का सबसे भरोसेमंद तरीका बन चुका है। अगर आप एकेडमिक नज़रिए से भी देखें तो आधुनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं साक्षात्कारों के जरिए ही तो रिकॉर्ड किया गया है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द साइकोलॉजिकल थ्रेट। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है। जैसे जैसे मीडिया की पावर बढ़ने लगी, उस जमाने के एलीट और फेमस लेखकों ने इसका जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया। उनके लिए इंटरव्यू कोई आम बातचीत नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक खतरा था। कुछ महान हस्तियों को तो सच में ये लगता था कि इंटरव्यू देने से उनकी आत्मा या पहचान का एक हिस्सा उनसे चुरा लिया जाता है। इस नफरत का लेवल क्या था, ये समझने के लिए जरा रुडयार्ड किपलिंग के इन शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने इंटरव्यू लेने के इस पूरे प्रोसेस को अनैतिक, एक अपराध और यहाँ तक कि एक कायरतापूर्ण हमला कह दिया था। इन शब्दों की इंटेंसिटी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त के दिग्गज साहित्यकार इस नई मीडिया प्रथा से कितनी भयंकर चिढ़ रखते थे। और फिर एच.जी. वेल्स जैसे लेखक भी थे जिनका रवैया काफी अजीब और कॉन्ट्रडिक्टरी था। वेल्स इसे एक दर्दनाक अग्नि परीक्षा या ऑर्डील कहते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि इतना नापसंद होने के बावजूद वो अक्सर इंटरव्यूज में हिस्सा लिया करते थे। मतलब उन्हें ये प्रोसेस पसंद तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो इसकी बढ़ती अहमियत को इग्नोर भी नहीं कर पा रहे थे। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि अलग-अलग लेखकों का डर किस तरह से अलग था। एक तरफ लुइस कैरोल थे जिन्होंने इंटरव्यू देने से साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उन्हें एक विशाल सेलिब्रिटी बनाकर पूजने लगेंगे, जिससे वो लाइनिनाइज होना कहते थे। और इसके बिल्कुल उलट सोल बेलो की शिकायत बहुत ही फिजिकल थी। उनका कहना था कि इंटरव्यू देते वक्त उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनकी सांस की नली पर अंगूठा रख दिया हो। एक को फेम से डर था तो दूसरे को लगा जैसे उनका दम घोटा जा रहा हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, अभूतपूर्व मीडिया शक्ति। पुरानी शिकायतों और एलीट विरोध के बाद आज की रियलिटी क्या है? सच तो ये है कि आज मीडिया साक्षात्कारों ने एक ऐसी ताकत हासिल कर ली है जिसे कोई नकार नहीं कर सकता। विश्लेषक डेनिस ब्रायन इसे बहुत ही सटीक तरीके से समझाते हैं। ब्रायन कहते हैं कि लेखकों के इतने भारी विरोध के बावजूद आज के समय में इंटरव्यू लेने वाले के पास एक गजब की पावर है। क्यों? क्योंकि आज हम समकालीन हस्तियों के बारे में, उनके विचारों के बारे में लगभग पूरी तरह से उनके इंटरव्यूज के जरिए ही जानते हैं। बेसिकली इंटरव्यूअर वो मुख्य लेंस बन गया है जिससे हम आज के समाज और उसके विचारों को देखते और समझते हैं। सेक्शन 4, द इको केस स्टडी। अब इस पूरी थ्योरी को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मिलिए उम्बर्टो इको से। वो बुलोग्ना विश्वविद्यालय में एक बेहद सम्मानित प्रोफेसर थे। द हिंदू के मुकुंद पद्मनाभन के साथ उनका इंटरव्यू हमारे आज के लेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो दिखाता है कि कैसे एक मॉडर्न स्कॉलर मीडिया के सामने अपनी असली पहचान को बचाकर रखता है। इको ने अपने इंटरव्यू में अपनी आइडेंटिटी को लेकर एक बहुत ही साफ लाइन खींच दी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो खुद को मुख्य रूप से एक एकेडमिक विद्वान यानी एक प्रोफेसर ही मानते हैं, और नॉवेल्स वो तो बस संडे को लिखते हैं। है ना कमाल की बात क्लास? फिक्शन के जरिए वो एक बहुत बड़ी जनता तक पहुंचते हैं, अपना दार्शनिक और चंचल अंदाज भी बनाए रखते हैं, लेकिन मीडिया की चमक दमक को अपनी असल एकेडमिक पहचान पर हावी नहीं होने देते। सेक्शन 5, इंटरस्टिसेस का सिद्धांत।
इको के इस इंटरव्यू का सबसे ब्रिलियंट हिस्सा तब आता है जब उनसे पूछा जाता है कि वो अपनी अकादमिक पहचान से समझौता किए बिना इतना सारा, इतना बेहतरीन काम आखिर कर कैसे लेते हैं। और यहीं से जन्म होता है उनकी थ्योरी ऑफ इंटरस्टिसेस का। ये असल में टाइम मैनेजमेंट का एक मास्टर क्लास है। तो क्लास इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इंटरस्टिसेस क्या होते हैं? इको बहुत ही फिलोसॉफिकल तरीके से समझाते हैं कि जिस तरह इस ब्रह्मांड में खाली जगहें या गैप्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे रोजमर्रा के समय में भी छोटे छोटे खाली अंतराल होते हैं। बस इन्हीं खाली जगहों को उन्होंने इंटरस्टिसेस का नाम दिया है। इसे और आसान करने के लिए इको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप तीसरी मंजिल पर हैं और मैं पहली मंजिल से लिफ्ट का इंतजार कर रहा हूँ। जब तक लिफ्ट ऊपर आती है, वो जो चंद सेकंड्स या मिनट्स का गैप है, वो एक खाली स्थान है। इको कहते हैं कि उस लिफ्ट का इंतजार करते करते वो एक छोटा सा निबंध लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला सिंपल है। स्टेप 1, अपने दिन के उस खाली समय को पहचानिए, और स्टेप 2, उसे किसी प्रोडक्टिव काम से भर दीजिए। अब सवाल ये है कि आप लोग एक स्टूडेंट के तौर पर इसे अपनी पढ़ाई में कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बहुत ही डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं। जैसे 2 लेक्चर के बीच के जो 10 मिनट मिलते हैं, उसमें अपने फ्लैश कार्ड्स रिवाइज कर लिए। कॉलेज जाते जाते वक्त बस या ट्रेन में सिलेबस का कोई चैप्टर पढ़ लिया, या फिर कैंटीन की लाइन में खड़े खड़े अपने अगले टर्म पेपर के आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर लिए। असल में यही इंटरस्टिसेस का सही और स्मार्ट इस्तेमाल है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, टाइमिंग का रहस्य। समय के इन छोटे छोटे टुकड़ों को मैनेज करने के साथ साथ इको के काम में सही समय का भी एक बहुत बड़ा रोल था। चलिए उनके सबसे फेमस मध्यकालीन जासूसी उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की बात करते हैं, जिसने लिटरेचर की दुनिया में एक तरह का तहलका मचा दिया था। जरा स्क्रीन पर लिखे इस नंबर को देखिए, 10 से 15 मिलियन, यानी 1 से 1.5 करोड़ कॉपियां। एक सीरियस एकेडमिक सब्जेक्ट पर बेस्ड नॉवेल के लिए ये कोई मामूली सक्सेस नहीं है। ये विशाल नंबर हमें बताता है कि इको की राइटिंग में कितना दम था और वो कितने लोगों तक पहुंची। लेकिन जब खुद इको से इतनी बड़ी कामयाबी की वजह पूछी गई, तो उन्होंने बहुत ही हम्बल तरीके से एक चौंकाने वाली बात कही। उनका कहना था कि ये ऐतिहासिक सफलता सिर्फ उनके राइटिंग टैलेंट की वजह से नहीं मिली, बल्कि इसका सबसे बड़ा सीक्रेट था परफेक्ट टाइमिंग। इको का साफ मानना था कि अगर यही किताब 10 साल पहले पब्लिश हुई होती तो शायद बुरी तरह फ्लॉप हो जाती, और अगर ये 10 साल बाद छपती तब भी रिजल्ट फ्लॉप ही होता। वो जो पब्लिश होने का एकदम सटीक टाइम था ना, उसी ने उस विषय को जनता के बीच इतना बड़ा हिट बना दिया। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि कोई काम कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, उसकी सफलता काफ़ी हद तक सही समय पर डिपेंड करती है। तो क्लास, आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज हमने देखा कि कैसे साक्षात्कारों ने हमें उम्बर्टो इको जैसे शानदार प्रोफेसर के दिमाग को पढ़ने का मौका दिया। तो आखिर में आप क्या सोचते हैं? क्या एक इंटरव्यू सच में किसी लेखक की लेगेसी को अमर बनाता है, या फिर जैसा कि शुरुआती लेखकों को डर था, वो सच में उनकी आत्मा का एक हिस्सा चुरा लेता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। हम अपने अगले लेक्चर में इस पर और चर्चा करेंगे। थैंक यू।